अच्छा राशिद भाई, एक स्क्रिप्ट जो होती है उसमें राइटर के अलावा भी एक टीम होती है, तो क्या वो टीम उस स्क्रिप्ट के कंटेंट को मुतासिर करती है? हाँ, बहुत हद तक मुतासिर करता है यार। देखो, स्क्रिप्ट राइटिंग या स्क्रिप्ट जो होता है वो पहली चीज़ होती है जो क्रिएशन होती है किसी भी चीज़ की, फिल्म की, ड्रामे की, किसी भी चीज़ की क्रिएशन स्क्रिप्ट है। और स्क्रिप्ट राइटर जो होता है, जो राइटर होता है, वो उसे क्रिएट करता है। अगर आप उसको इन्फ्लुएंस करोगे तो जाहिर है वो आज़ादी से काम तो नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, आप ज़्यादा इल्म रखते होंगे, लेकिन वो उस राइटर ने तो क्रिएट नहीं किया ना। उससे हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है, हमारी सोसाइटी में ये बहुत बड़ा मसला है कि जो जिसका काम है वो नहीं करता। जैसे आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि जी पॉपुलर सिंगर है उससे एक्टिंग करवाएंगे। भाई एक्टर का काम होता है एक्टिंग करना यार, सिंगर का काम नहीं होता। तुम सिर्फ उसकी पॉपुलैरिटी को यूज़ कर रहे हो, उसको एक्टिंग आती ही नहीं है, या आती भी होगी किसी सतह पे, लेकिन वो प्रॉपर एक एक्टर तो नहीं है। काम तो एक प्रॉपर एक्टर को मिलना चाहिए जो इसको ज़िंदगी भर एक्सपीरियंस करेगा, उसे वो मौका मिलना चाहिए। तो इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। राइटर का काम है स्क्रिप्ट राइटिंग करना, उसने स्क्रिप्ट दिया है, डायरेक्टर उसको डायरेक्ट करेगा, कास्टिंग डायरेक्टर का काम है कास्टिंग करना, प्रोड्यूसर का काम पैसे देना। मतलब सारे लोग अपनी अपनी जगह पर सही काम करेंगे तो एक अच्छी प्रोडक्ट बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अच्छी प्रोडक्ट जो है 15 आदमियों के इन्फ्लुएंस से बनती हो। तो कोई भी अच्छी चीज़, अच्छी प्रोडक्ट अगर आप बनाना चाहते हैं ना, तो मोची से मोची का काम कराएं और डॉक्टर से डॉक्टर का काम। हम तो अपने खिलाड़ी को भी हमने वज़ीर आज़म बनाया हुआ है। मतलब जिसका काम क्रिकेट खेलना है उसे क्रिकेट खेलनी चाहिए, जिसका काम पॉलिटिक्स करना है उसे पॉलिटिक्स करनी चाहिए, जो डॉक्टर है उसे डॉक्टरी की प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। इधर उधर क्यों करते हैं? सबको अपनी अपनी फील्ड में, और बेहतर तो यही है कि जिस फील्ड की तालीम हासिल की है आप उस फील्ड को एक्सपीरियंस करो और महारत की सतह तक जाओ। तब आप आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कुछ पैगाम दे के जा रहे हो सकता है आपका आने वाला स्टूडेंट जो है, जो आपका स्टूडेंट है, वो आपसे आगे जाएगा। ठीक है, आप अच्छे सर्जन हैं इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे वॉलीबॉल के प्लेयर भी होंगे। ठीक है, आप हो सकते हैं, लेकिन आप महारत की उस सतह तक नहीं पहुंचेंगे जहां वो वॉलीबॉल का प्लेयर जो सारी ज़िंदगी एक्सपीरियंस करेगा वॉलीबॉल को, तब वो वहां पहुंचेगा। आप नहीं पहुंच सकते। अरे सर, आपने कभी कोई ऐसा किरदार किया है जिसे करने के बाद आपको उस किरदार में से या उस कैरेक्टर में से बाहर निकलना मुश्किल हो गया हो, या किसी कैरेक्टर ने आपको बड़ा मुतासिर कर दिया हो? यार, मैंने ज़िंदगी में एक कैरेक्टर किया और मैं चाहता हूँ कि वो मैं कैरेक्टर दोबारा करूँ। बहुत मुश्किल कैरेक्टर था। हुआ ये था कि किसी, वही जो मेरा फेवरेट कोयटा वाला एक्टर था ना, वही डायरेक्टर था उस ड्रामे का। उसने मुझे कहा कि जनाब मैं तुझे एक कैरेक्टर दे रहा हूँ, बहुत इस तरह का है, शायरी बहुत चलाक, ये वो फलाना। मेरी उससे बात हो गई, हमारा तय हो गया कि भाई हमारी शूटिंग है। अचानक उसका फ़ोन आया कि यार हम मीरपुर ख़ास जा रहे हैं और मैं तेरा कैरेक्टर चेंज कर रहा हूँ, तुझे वहाँ का एक कैरेक्टर कराऊँगा। मैंने अच्छा ठीक है। जिस दिन हमने जाना था, बस में बैठ के उसने मुझे स्क्रिप्ट दिया। वो एक मेंटली रिटार्डेड नौजवान का कैरेक्टर था, जो कि हीरोइक कैरेक्टर है, जो कि विलन से बदला भी लेता है अपनी बहन का और ये वो इस तरह से, लेकिन वो मेंटली रिटार्डेड है। ठीक है, अब मैंने कहा यार मेंटली रिटार्डेड कैसे करूँगा प्ले। मैंने वही उससे कहा कि यार मुझे कमरा दे दे, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना हो। फिर मैंने सोचा तो मुझे अपनी याददाश्त में एक ऐसा बंदा मिला जो मेरे साथ स्कूल में क्लास में पढ़ता था, मेंटली रिटार्डेड था और बड़ा हो गया था, लेकिन छोटे लड़कों के साथ पढ़ता था। पहली से 5वीं तक उससे पढ़ा था। तो मैं उससे और ज़्यादा अपनी सोच को मजबूत किया तो वो मुझे ज़ाहिर है नज़र आने लगा। फिर मैंने उसे अडॉप्ट करने की कोशिश की, तो मुझे उसकी वो बनानी थी, चाल बनानी थी, उसका अंदाज़ बनाना था और ये सब करना था और इसमें वो प्ले करना था। तो ज़ाहिर है वो समझ में तो आ गया, सोच लिया कि मुझे नज़र भी आने लगा। अब इसको मुझे रिहर्स करना है। रिहर्सल के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे ड्रामों में रिहर्सल के लिए वक्त नहीं होता। रिहर्सल आप
नहीं कर सकते, आपको फ़ौरन प्रिक। तो 2 दिन लगे मुझे एक्चुअल शूटिंग के दौरान उसको करके रिहर्सल करने में, ठीक है। और तीसरे दिन वो रिहर्स हो चुका था तो उसमें रिदम भी आ गया। उससे पहले तक उसमें रिदम नहीं था, यानी मैं चलता था तो वो रिदमिक नहीं होता था। उसके बाद उसमें रिदम भी शामिल हो गया था। अब वो बिल्कुल पानी हो गया मेरे लिए। और 6 दिन का था, 5वें-6 दिन तो वो ऐसा हो गया था कि मतलब जो भी देखता था वो देखता ही रह जाता था। वो इस तरह का कैरेक्टर हो गया था। अच्छा, वो कर तो लिया मैंने, क्योंकि मैं सारा दिन उसी में रहता था, वैसा ही बना रहता था, ठीक है। मैंने कर तो लिया। अब वो प्ले ख़त्म हो गया, अब हम बस में बैठ गए। अब मैं बैठा हूँ तो मेरे पैरों में दर्द होने लगा। सही बैठा हूँ, बगैर उसके बैठा हूँ। मैंने यूँ कर लिया, सही हो गया। मैं यूँ कर लूँ तो सही हो जाए, मैं यूँ करूँ तो बेचैनी शुरू हो जाए, टांगों में दर्द हो जाए। तो इस कैरेक्टर से निकलने में मुझे फिर पूरा हफ्ता लगा। और मैंने मालिश वालिश कराई, सीधा किया अपने पैरों को। तो ऐसा भी होता है, लेकिन मैं वो कैरेक्टर इतना खूबसूरत हुआ था कि मैं उसे बार बार करना चाहूँगा। मतलब जब भी करूँगा ना, उससे बेहतर ही होगा, क्योंकि इतनी रिहर्सल कर ली, इतना वो कर लिया। अब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत कैरेक्टर वही लगता है। अच्छा राशिद भाई, अक्सर सुनने को मिलता है कि हमारा जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है वो रिवाइव हो रही है, लेकिन आमतौर पे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बड़ी कम फिल्में बनती हैं और आमतौर पे फेस्टिवल्स पे ही रिलीज़ हो रही होती हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्यालात है? देखो, कोई भी चीज़ रिवाइव होती है ना तो एक दिन में तो नहीं हो जाती। बड़ा फ़र्क जो आया है ना वो ये आया है, इससे पहले वही बात है, इससे पहले तक जो डायरेक्टर आता था वो काम सीख कर आता था। एक डायरेक्टर से उसके असिस्टेंट ने काम सीखा है, अब वो कर रहा है। अब जो डायरेक्टर आ रहे हैं, अभी वो पूरी तरह आए नहीं हैं, लेकिन जो आ रहे हैं वो काम पढ़ के आ रहे हैं और उन्होंने पढ़ के थ्योरी करनी है। सही है। सेंसिबल भी ज़्यादा होते हैं, वेल प्लान्ड होते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज़ सिखाई गई होती है। फ्रेश आइडियाज़ के साथ होते हैं, फिल्म रिवायती नहीं बनाएंगे। तो ऐसे ही 2-4 फिल्में आई हैं अभी उन लोगों की, शॉर्ट फिल्में ज़्यादा हैं। मुझे तो वो शॉर्ट भी बहुत अच्छी लगती, लेकिन जैसे ही ये तादाद बढ़ेगी, ये जो हमारा प्रोड्यूसर है जब उन पे ट्रस्ट करेगा तो वो कमाल फिल्म बना देंगे। और ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आएगी, एकदम से नहीं हो जाएगा सारे वही आ गए तो वो भी कचरा ही कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये भी। और फिल्म तो हर तरीके की आनी चाहिए, बननी चाहिए। कमर्शियल बनाना, कमर्शियल बनाओ, हॉरर, एक्शन, क्राइम ड्रामा, आर्ट, म्यूज़िक, जिस चीज़ पे फिल्म बनाना चाहो बनाओ। सबको मौके मिलने चाहिए, उसी से तो फिल्म तरक्की करेगी। अब फिल्म एक तरह की बनती है, ज़्यादातर प्रोड्यूसर उसको पैसे चाहिए यार, 4 लगाएं 8 आने चाहिए, है ना। अंदर का शौक़ नहीं है उसे पैसे कमाने हैं। उसने चूरन ही बेचना है। 2 आइटम सॉन्ग डाल के उसने हर फिल्म बनानी है एक ही तरह की। अभी ईद पे 6 फिल्में आ रही हैं, 6 एक टेस्ट की फिल्में होंगी। रोमांटिक कॉमेडी, सब मसाला, 4 गाने और खूबसूरत सेट और एग्जीजरेटेड एक्टिंग और गंदा सा ह्यूमर, ये सब उसमें कॉमन होगा। कुछ में नहीं होगा, कुछ ज़रा बेहतर भी होंगी, लेकिन टेस्ट वही होगा रोमांटिक कॉमेडी, क्योंकि ये मसाला फिल्म होती है, ये चलती है, लोग देखते हैं, खुश होते हैं। अच्छा, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा वक्त आया जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो और आपको लगे कि यार ये अब मैं कैसे इसमें से अपने आप को निकालूंगा? बारहा आया कि जिस वक्त ऐसा हो गया कि मैं समझने लगा था, मतलब थोड़ा सा, कि यार या तो मुझ पर कोई जादू हो गया है, मतलब आपको काम ही ना मिले, बावजूद एफर्ट के आप कोई काम हासिल करने में नाकाम रहे। हो ऐसा गया था कि जिसके पास जाऊं, मिसाल के तौर पे बहुत एफर्ट करके मैंने एक काम हासिल किया, मैं उसकी मीटिंग पे गया हूँ, स्क्रिप्ट मैंने ले लिया है, अब मेरी उस काम को करने की मीटिंग हो रही है, पता चला प्रोड्यूसर का एक्सीडेंट हो गया। अब मैं क्या सोचूंगा यार, घबरा गया। मैंने कहा यार मेरे साथ जादू हो गया। तो मेरा एक दोस्त है, उससे मैंने कहा कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर जादू हो गया है।
तो मुझे उसने कहा कि यार देख, अगर तू ये समझने लगेगा ना कि तेरे ऊपर जादू हो गया है तो फिर जादू हो जाएगा। ये मत समझ के तेरे ऊपर जादू हो गया। आदमी के फेजेस होते हैं, कुछ केमिस्ट्री होती है, कुछ कैलकुलेशन होती है, जो गड़बड़ हो जाती है तो नहीं मिलता। लगा रहे मुन्ना भाई, अगर तुझे काम आता है तो ये काम इस मार्केट में होता है तो ये ज़रूर मिलेगा, और फिर काम मिलने लगा। अच्छा राशिद भाई, अभी ड्रामा ये जो आया है परिजात, इसमें हम देखते हैं कि बड़ा ही अनकन्वेंशनल सा हीरो है, और आमतौर पे हीरोज़ बड़े डिफरेंट होते हैं, इस तरह के हीरो का इंतखाब नहीं किया जाता। तो इस डेवलपमेंट के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? देखो यार, मैं परिजात का ख़ुद भी हिस्सा रहा हूँ, और जो लोग उसे बना रहे थे उन लोगों को भी बहुत पर्सनली जानता हूँ। वो भी सारे स्ट्रगल करके यहाँ पर पहुँचे हुए, हीरो से लेकर डायरेक्टर और उसमें गुरु और जितने भी लोग उसमें शामिल हैं वो सब स्ट्रगलर हैं, बहुत मेहनत करके यहाँ पहुँचे। और जाहिर है उन्होंने, वही मैं तुम्हें बता रहा था कि आइडिया की कीमत है। फिल्म बनाना 50 करोड़ लोगों ने सीखा हुआ है, क्या बनाना है की कीमत है, उसने ये सिलेक्ट किया है। देख ले, हिट हुआ है क्योंकि नई चीज़ थी, काला हीरो था, ऐसा नहीं होता। सोशल इश्यूज डिस्कस किए, ऐसे नहीं होते ड्रामों में। वो चीज़ें लोगों ने बेहतर एक्सेप्ट किए ना। तो इसी तरह मैं ये बार बार ये कह रहा हूँ कि सीरियस इश्यूज़ पे काम करें, यहाँ फिल्मों में भी करें, ड्रामों में भी करें, खूबसूरती से दिखाएं यार। वो ऐसे जैसे परिजात में दिखाया गया, स्टोरी की सूरत में दिखाया गया, लोगों ने उसे बहुत अच्छा रिसीव किया और उसके बारे में बहुत अच्छा फीडबैक है लोगों का। इसी तरह और चीज़ें भी क्यों नहीं बन सकती, ये ट्रेंड बनना चाहिए ना। और खूबसूरती, हीरो में कहाँ से खूबसूरती, हीरो तो आदमी यहाँ से होता है। जितना स्मार्ट आदमी होगा वो यहाँ से होगा। फिजिकली स्मार्ट तो पहलवान होते हैं यार, WWF की कुश्तियाँ लड़ते हैं, उनसे ज़्यादा स्मार्ट तो फिजिकली कोई नहीं होता, है ना। तो स्मार्ट तो यहाँ से होता है आदमी, दिमाग से, और दिमाग एजुकेशन से बनता है। तो कुछ चीज़ें हैं, चाहे वो काला हो, चाहे वो नाटा हो, चाहे मतलब उसके बाल ना हो, गंजा हो, चाहे उसकी तोंद निकली हुई हो, अगर वो यहाँ से स्मार्ट है तो वो हीरो है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे हीरोज़ को, ऐसी स्टोरीज़ को लेके आना चाहिए जिनके हीरोज़ स्मार्ट हों, इश्क के अलावा भी बहुत कुछ जानते हो। समझ रहे हो ना, सिर्फ इश्क ही बेचे जा रहे हैं यार। अच्छा राशिद, हम लोग जब कहानी पे बात करते हैं, फिल्मों की या ड्रामों की, तो अक्सर एक जुमला सुनने को मिलता है कि लोग यही देखना चाहते हैं। तो इस बयान के पीछे क्या सच्चाई है? लोग तो वो देखेंगे ना जो आप दिखाएंगे, ठीक है। ये निस्बतन आसान होता है ये शूट करना आसान होता है, कमरे में बिठाया, बातें करनी है, बातों से कंटेंट को, स्टोरी की डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। आप जब उसे बाहर ले जाते हैं, आप किसी लोकेशन पे ले जाते हैं, तो शूट मुश्किल हो जाती है। ये बात तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। खर्चा बढ़ जाता है, बजट बढ़ जाते हैं, बहुत सारी बात। तो वही तो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, हम आसानी की तरफ जाते हैं, मुश्किल की तरफ नहीं जाते। हम ऐसी बात जो सोचने पे मजबूर करती है वो नहीं करते। हम ऐसी बात करते हैं बस जो वक्ती तौर पे हमें हंसा दे या वक्ती तौर पे हमें रिलैक्स कर दे, हम वो बात करते हैं। एक और चीज़ हमारे सोसाइटी में कम है, वो है सीरियस एलिमेंट। हम सोचते नहीं हैं, हम सीरियस चीज़ों पे बात भी नहीं करना चाहते, हम सीरियस चीज़ों को दिखाना भी नहीं चाहते, हम हंसना चाहते हैं। हम बेवकूफ़ है ना यार। स्टूपिड बात है, जिस मुल्क की ये माशी हालत होगी और जिसकी सोसाइटी ऐसी पैथेटिक हो चुकी होगी, उसको रोमांटिक कॉमेडी फिल्में देख के हंसना चाहिए। उसे तो बहुत सीरियस फिल्में बनानी चाहिए, सीरियस इश्यूज़ पे काम करना चाहिए, क्योंकि जो काम एजुकेशन ने करना था वो बहुवजह कोई भी मजबूरी हो, वो एजुकेशन ने नहीं किया, जाहिल कौम बना दी। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे तालीम याफ्ता और सुथरे लोग भी होंगे,
लेकिन मतलब मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, क्या नहीं है इस सोसाइटी में पैथेटिक बात यार। ये एक बंदे को गलत फहमी में इल्ज़ाम लगा के जला के मार देते हैं जो आपका मेहमान होता है। ऐसी सोसाइटी है। तो उस सोसाइटी को ट्रेन करने के लिए कुछ तो आपको सीरियस काम भी करना पड़ेगा ना यार। आप सीरियस काम करते नहीं, आप सीरियस सोचना नहीं चाहते, सीरियस बात नहीं करना चाहते, आप हंसना चाहते। ये क्या बात हुई यार। जी उसका जवाब ये देते हैं कि सोसाइटी में बहुत दुख है तो जो है वो हंसना हमारे लिए ज़रूरी है। भाई हंसो, आपका वक्त नहीं है हंसने का। किसी मैयत पे हंसते हो? नहीं हंसते ना, क्योंकि वो सिचुएशन नहीं है, वो वक्त नहीं है हंसने का। तो हर चीज़ का वक्त होता है। मैं इसीलिए फिल्म डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। फिल्म करेगी सही मानों में आपकी तरबियत, क्योंकि वो टेलीविज़न तो आपको बग़ैर मर्ज़ी के, आपने जब चैनल आपको घर में है, केबल पे आ रहा है या किसी डिश पे आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, आपने चैनल बदलना है, वो वाला देख लिया, वो वाला देख लिया। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। जबकि आप फिल्म देखने के लिए आप पूरे से पहले से तैयार होंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, टिकट लेंगे, पैसे खर्च करेंगे, फिर आप सिनेमा में जाके देखेंगे और इतनी बड़ी स्क्रीन होगी, आप इतने छोटे से होंगे, वो स्क्रीन आपके ऊपर आ जाएगी, वो फिल्म आपके अंदर चली जाएगी, क्योंकि आप छोटे हैं, फिल्म बड़ी है, ठीक है। उसका मैजिक ही और है, वो आप ज़्यादा मुतासिर होंगे। अगर एजुकेट किया जा रहा है आपको तो आप ज़्यादा एजुकेट होंगे। वहाँ एक छोटी सी बात भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो फिल्म डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है और फिल्म में सीरियस इश्यूज़ पे भी काम करना चाहिए। वैसे तो हर इशू पे काम करना चाहिए, लेकिन कुछ सीरियस इश्यूज़ ऐसे भी होने चाहिए कि जो थोड़ा सा एजुकेट कर दें। तो एजुकेट 50,000 तरीके से आप कर सकते हैं। आप चाहते हो एजुकेट करना, आप सिर्फ पैसे कमाना ना चाहते हो। समझ गए? अच्छा राशिद भाई, आप तो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है और बहुत सारे लोगों को, इवन मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन क्या कोई ऐसा शख्स है जो कि आपके लिए भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो? बेशुमार एक्टर मेरे पसंदीदा एक्टरों की फहरिस्त में शामिल हैं। एक एक्टर था जो कि अब एक्टर नहीं है। वो टेलीविज़न पे किसी ज़माने में कोयटा मरकज़ से एक ड्रामा चल रहा था, उसमें एक कैरेक्टर था मिट्ठू का। उसको प्ले कर रहा था जब मैं उस बंदे को जानता भी नहीं था, और मैं आशिक था मिट्ठू के ऊपर। उसकी डिलीवरी, उसका अंदाज़ मुझे बहुत पसंद था। बाद में वो शख्स मेरी ज़िंदगी में भी आ गया। मैंने अपने 2-4 इंटरव्यू में उसका नाम लिया। फिर वो जब यहाँ पर आया, उसने डायरेक्शन शुरू कर दिया, एक्टिंग छोड़ के। मैंने उसकी डायरेक्शन में भी काम किया और मैंने उससे भी बहुत कुछ सीखा। इसी तरह जितने भी सीनियर्स हैं, जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो मोहम्मद कबीर ख़ान साहब से सीखा है। उनका टेम्परामेंट, उनका अंदाज़, उनका हर कैरेक्टर को कंसीव करने का तरीक़ा, किस तरह से वो प्ले करते हैं और क्या क्या करते हैं, किस तरह सेट पे बैठते हैं, किस तरह बात करते हैं, ये मुझे बहुत भाता है। मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। इरफान खुसट साहब, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। काज़ी वाजिद साहब मेरे बहुत अजीज़ दोस्तों में शामिल होते थे, मैं उनके कदमों में बैठा रहता था, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो जितने भी सीनियर्स हैं, अभी भी मैं जिन सीनियर्स के साथ काम करता हूँ, मुनव्वर सईद साहब या और भी जितने सीनियर, शब्बीर जान भाई, और भी जितने सीनियर हैं, उन सब से मैं कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि एक तरह से वो मेरे लिए अदाकार तो होते ही हैं, मेरे सीनियर तो होते ही हैं, अदाकार एक किरदार भी तो होता है। तो वो मेरे लिए किरदार भी हैं। तो उनको ऑब्ज़र्व करना चाहता हूँ, उनसे सब कुछ ले लेना चाहता हूँ जो उन्होंने ज़िंदगी भर में एक्सपीरियंस किया है, ताकि मैं जल्दी से भर जाऊँ, मुझे पता चल जाए। मैं तो सारी दुनिया को मालूम करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, सारी दुनिया का इल्म अपने अंदर रखना चाहता हूँ यार। अच्छा राशिद भाई, आप एक एक्टिंग वर्कशॉप स्टार्ट करने लगे, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखो यार, यहाँ आके 25-26 साल एक्टिंग को एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने सोचा है कि मैं जो कुछ मैंने हासिल किया है, मैं उसे नौजवान में मुंतकिल करूं, और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है।
क्योंकि होता यह है कि जब नौजवान इसे ज्वाइन करते हैं जिस उम्र में, जिस एज में, तो उस वक्त बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो आप पे असरअंदाज हो सकती हैं। जैसे कि आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपनी कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए इन एक्सरसाइजेस को। ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइजेज अब आप करते हैं तो आप ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन की सलाहियतों को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज होती हैं, और जो सबसे बढ़कर इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है इमेजिनेशंस। तो इमेजिनेशंस की भी इन्हेंस करने के लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं। जब आप उसे करते रहते हैं तो आप अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग इमेजिनेटिव आदमी बन जाते हैं। जो चीज़ नहीं भी हो रही होती है वो आप अपने तसव्वुर में देख लेते हैं, और फिर जब आप किसी किरदार को पढ़ते हैं तो वो किरदार आपको नज़र आने लगता है, और तो फिर जब कोई चीज़ नज़र आने लगती है तो उसे फिर अदा करना, उसे प्ले करना आसान हो जाता है। तो मैंने भी यही सोचा है कि कुछ वर्कशॉप डिज़ाइन की जाए जिसे मैं नौजवानों के साथ करूं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फिज़िकल होना पड़ता है। जिस तरह से मैंने सीखा है मैं उसी तरह से सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को, इन एक्सरसाइज को अपने ऊपर एक्सपीरियंस भी कर लिया और इन्हें इम्प्लीमेंट भी कर लिया काम के दौरान। तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए इस पे। तो जब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो मैं इसे बेहतर तौर पे बता सकता हूँ। तो अभी तो मैंने यही सोचा है कि मैं किसी एक शोबे को लेके, किसी एक टॉपिक को लेके उसको एक्सरसाइजेस को रिकॉर्ड करूं, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पे मैं इसे अपलोड करूं, और जो नौजवान इसे देखना चाहे और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहे वो इसे इम्प्लीमेंट करे, इसे दोहराए, एक्सपीरियंस करे, और वो मतलूबा नताइज हासिल करे जो मैंने हासिल किए। तो ये एक बात है। तो मेरे चैनल का नाम है राशिद फ़ारूकी ऑफिशियल। उसमें मेरा इरादा है कि मैं इस तरह की चीज़ें अपलोड करता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन। अभी चूँकि मैं बहुत बिज़ी हूँ, काफ़ी ज़्यादा टेलीविज़न और फिल्म वगैरह कर रहा हूँ, तो मुझे कम वक्त मिल रहा है। जैसे ही मुझे वक्त मिला, अभी मुझे वक्त मिला था तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसका मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है। तो अब मैंने सोचा है कि उसे टॉपिक वाइज करूं, कि जैसे सबसे पहले जब आप अपने आप को एक्टिंग के लिए तैयार करते हैं तो एक ख़ास बॉडी टेम्परेचर की ज़रूरत होती है आपको। तो आप सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज से शुरू करें कि आप वार्म अप हो जाएं, अपनी पूरी फिज़ीक को, सारे पार्ट्स को हिला जुला लें। आप जो चीज़ एक्टिंग में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आइज़ हैं, कान हैं, जो चीज़ भी रेजोनेटर्स हैं आवाज़ के लिए, आपकी सांस है, इन सब को वार्म अप कर लें तो ये सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसी तरह आपका ब्रीथ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसे बढ़ाया जा सकता है। आप बड़ा सांस ले सकते हैं, आप बड़ा जुमला डिलीवर कर सकते हैं। फिर आपकी आवाज़, थिएटर में तो आवाज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर आपकी वॉइस की क्वालिटी अच्छी हो वो बेहतर की जा सकती है। जैसे कुछ लोग होते हैं नॉर्मल ज़िंदगी में उनके अल्फाज क्लियर नहीं होते, या कुछ अल्फाज क्लियर नहीं बोल पाते क्योंकि उनकी तजुर्बा इस तरह का रहा होता है, या एक्सेंट का मसला होता है, तो वो लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आवाज़ प्रोड्यूस कहाँ से होती है इसको जान लें, फिर आवाज़ को नीचे कैसे ले जाया जा सकता है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ से प्रोड्यूस हो तो आवाज़ भारी हो सकती है। अच्छा, आप अपने चेहरे पे जो रेजोनेटर्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, जैसे नाक के रेजोनेटर होते हैं, सर के रेजोनेटर्स होते हैं, आपके लिप्स को इस्तेमाल करते हैं, आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी वॉइस की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, ये मैं वक्तन फ़वक्तन अपलोड करता रहूँगा, और मैं चाहूँगा कि लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। मेरा तो ये फ़र्ज़ है और ये मैं फ़र्ज़ अदा कर दूँगा। अब जो उसको ले सके, जितना भी ले सके, ये उसका काम है यार। राशिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया
कि आप आए और अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, आपसे इतनी सारी हमने बातें कर ली और इतना कुछ आपसे सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अरे शुक्रिया तो आपका कि यार आपने पकौड़े, ड्राई फ्रूट, चाट, चाय ये सब खिलाया पिलाया यार, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा भी कभी कभी दिल चाहता है बोलने का, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की है, लेकिन कभी बोलने का मौका नहीं मिलता। कभी तो इंसान अपने अंदर से निकालना चाहता है। तो जब आपने मुझे ये ऑफ़र की कि आप मेरा इंटरव्यू करेंगे, तो मैंने सोचा चलो आज दिल के फपोले फोड़ ही लिए जाएं। आप सबका भी बहुत शुक्रिया जनाब।